आप सबका स्वागत है बैंक साथी यूट्यूब चैनल पर। आज जो कवर करेंगे डेली करंट अफेयर्स कवर करेंगे 13 जनवरी का। तो पहले से बढ़ते हैं। तो पहला न्यूज़ आ रहा है कि आरबीआई ने मैंडेट कर दिया है कि जो भी लेंडर है उनको अपडेट करना पड़ेगा क्रेडिट ब्यूरो रिकॉर्ड पर। क्या अपडेट करना पड़ेगा, जो क्रेडिट स्कोर होता है या क्या क्या लोन लेकर रखा है पब्लिक ने, तो वो सब रिकॉर्ड जो है अपडेट करना पड़ेगा। और ये अपडेट जो है हर 15 दिन में करना पड़ेगा। पहले क्या था कि इसको मंथली साइकिल में करना पड़ता था, अब जो है हर 15 दिन में करना पड़ेगा। और ये जो रूल और रेगुलेशन लाया गया बाय द आरबीआई, ये इफेक्ट होगा फ्रॉम 1 जनवरी 2025 से। 1 जनवरी 2025 से अब जो भी बैंक है, एनबीएफसीज हैं या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको जो भी उन्होंने लोन दिया हो किसी भी पर्सन को, तो उसके लिए उनका जो रिकॉर्ड है वो डालना पड़ेगा सेंट्रल ब्यूरो रिकॉर्ड पर। और ये हर 15 दिन में डालना पड़ेगा, ऐसा कुछ कहना है आरबीआई का। अब इसका इम्पैक्ट देखते हैं, क्या-क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बोरोवर और लेंडर पे। तो बोरोवर क्या करता था पहले, अपना पुराना लोन चुकाने के लिए एक नया लोन ले लेता था। तो उसकी वजह से जो है अनसस्टेनेबल डेब्ट साइकिल बन जाता था। तो ये अनसस्टेनेबल डेब्ट साइकिल ना बने, उसके लिए ये रूल बहुत इफ़ेक्टिव होने वाला है। जिसकी वजह से जो बोरोवर है और जो लेंडर है, दोनों को ही अर्ली डिटेक्शन मिल जाएगा ऐसे केसेस का। जो ऐसे केसेस होते हैं अनसस्टेनेबल डेब्ट साइकिल, तो ऐसे केसेस का पहले ही इनको पता लग जाएगा, जिसकी वजह से जो फाइनेंशियल रिस्क है वो कम होगा। ठीक है? तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। दूसरी जो है फास्टर क्रेडिट स्कोर अपडेट होने की वजह से जो नया रूल लाया गया है, जिसके अंदर 15 दिन के अंदर ही जो है रिपोर्ट किया जाएगा बैंक और जो भी एनबीएफसी से जो लेंडर है उनके द्वारा। तो ये रिप्लेस कर रहा है जो पहले 40 दिन डिले लग जाता था पूरा ये स्कोर देने में। ठीक है? जिसकी वजह से जो स्कोर अपडेशन है वो भी लेट होता था और गलत बंदे को जो है वो लोन मिल जाता था। इसको हम थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, क्या है ये स्कोर। जब भी कभी एक कोई पर्सन है, मान लीजिए हम एक पर्सन लेते हैं हम एक, ठीक है? ये बंदे ने लोन लेने गया, तो ये जब लोन लेने जाता है, तो उसके बाद वो लोन अगर टाइम पे चुकाता है, तो उस केस में उसका क्रेडिट स्कोर बढ़ जाता है। ठीक है? क्रेडिट स्कोर के बारे में पता होगा ना? तो और अगर लोन अगर नहीं चुका पाता, तो उस केस में क्रेडिट स्कोर कम हो जाता है। अब किसी कारणवश वो लोन नहीं चुका पा रहा हो, ठीक है? और 40 दिन के अंदर ही उसने एक और लोन ले रहा हो, तो उस केस में उसका क्रेडिट स्कोर तो अपडेट नहीं होगा ना, और बैंक उसको लोन दे देगी। तो ये एक प्रॉब्लम हो जाता था। ये जो पुराना रूल था इसके अंतर्गत, जो 40 दिन डिले वाला रूल था इसके अंतर्गत, लेकिन अब 15 दिन होने की वजह से अब थोड़ा बहुत अच्छा हो जाएगा जो स्कोर है वो, ठीक है? और बैंक को भी पहले पता लग जाएगा किसको लोन देना है, नहीं देना। तो ये बहुत अच्छा स्टेप उठाया बाय द आरबीआई, जिसकी वजह से जो बैंक है वो एनपीए में ज़्यादा नहीं फँसेगी इसकी वजह से, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में ज़्यादा नहीं फँसेगी। तो ये सेम जो मैंने आपको जो आपको पूरा का पूरा कहानी सुनाया आरबीआई की तरफ से, ऐसा सेम कहानी आरबीआई ने एक दूसरा मास्टर डायरेक्शन रिलीज़ करके भी किया हुआ है। कि आरबीआई ने एक मास्टर डायरेक्शन रिलीज़ किया है, जिसके अंतर्गत जो भी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्टिंग जो कंपनीज़ है, उनको कुछ डायरेक्शन रखा गया है। और ये डायरेक्शन 2005 के हिसाब से रखा गया है बाय मास्टर डायरेक्शन आरबीआई क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्टिंग डायरेक्शन 2025 के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत बोला गया है कि जो भी कस्टमर क्रेडिट इन्फॉर्मेशन है बाय द बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, इसका जो है रिपोर्ट आरबीआई को देना पड़ेगा। और इसके अंदर कुछ गाइडलाइन लॉन्च किया है, कैसे जो है इसका रिपोर्ट देना है कस्टमर्स को उसके लिए, ठीक है? तो ये आता है अंडर द सेक्शन 11 ऑफ द क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी एक्ट 2005 के अंतर्गत। तो इसके अंदर ही इसको इश्यू किया गया है। और इसके बाद क्या होगा कि जो भी रिपोर्टिंग है उसको स्टैंडर्डाइज़ किया जाएगा। उसके बाद जो भी डेटा है उसको सिक्योर रखा जाएगा और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव ली जाएँगे, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है जो कस्टमर्स हैं इनके लिए। तो कैसे हेल्पफुल रहेगा वो समझते हैं हम लोग। तो अब जो भी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज़ रहती है, इनको जो है नोटिफ़ाई करना पड़ेगा कस्टमर्स को। उनका जब भी कभी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट बनेगा तो उसके ऊपर उनको जो है एसएमएस के थ्रू और ईमेल के थ्रू नोटिफ़ाई करना पड़ेगा, ऐसा कुछ कहना है आरबीआई का। उसके बाद क्रेडिट इंस्टीट्यूट्स इंक्लूडिंग बैंक्स और एनबीएफसीज़, इनको बोला गया है कि जो भी कस्टमर है उनको इन्फॉर्म करना कि अगर उनका कोई भी लोन रिजेक्ट हो जाता है या डेटा करेक्शन रिक्वेस्ट होता है, तो वो अगर रिजेक्ट हो जाता है तो उसका रीज़न देने के लिए बताने के लिए बोला गया है आरबीआई ने। उसके बाद किसी भी पर्सन का अगर कंप्लेन 30 दिन के अंदर ही सॉल्व नहीं होता, अगर कोई पर्सन कंप्लेन लिखता है सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कस्टमर रेटिंग कस्टमर क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज़ को, तो उस केस में वो अगर कंप्लेन लिखता है तो 30 दिन तक अगर सॉल्व नहीं होता, तो उस केस में उस पर्सन को जो है ₹100 करके पर डे कंपनसेशन देना पड़ेगा। उसके बाद जो भी लेंडर है अपना, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 15 दिन में ही अपना जो भी क्रेडिट ब्यूरो रिकॉर्ड है उसको अपडेट करना पड़ेगा। इसके बारे में तो हमने ऑलरेडी प्रीवियस में न्यूज़ पढ़ लिया और इफेक्ट है 1 जनवरी 2025 से। तो इसमें क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज़ कौन-कौन सी होती है? क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज़ जो है आरबीआई के हिसाब से 4 है। और मोस्टली सिविल का नाम आपने सुना होगा। सिविल के साथ
इक्विफैक्स, इसका नाम भी सुना होगा। तो ऐसे करके टोटल जो है 4 जो है सीआईसी है, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज़ है, जो कि आरबीआई रिकॉग्नाइज़ करता है। और सीआईसी की बात करें तो टोटल 300 से लेकर 900 तक स्कोर देता है, और अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 से ज़्यादा हो, तो इसका मतलब आप जो है अच्छे उसमें, मतलब आपको जो है लोन आराम से अप्रूव हो जाएगा 750 से ऊपर आपका क्रेडिट स्कोर तो। नेक्स्ट चलते हैं, सेबी की तरफ से एक न्यूज़ आ रहा है, जिसमें सेबी ने सेटलमेंट नॉर्म्स फॉर ब्रोकेज अकाउंट, जो भी ब्रोकेज अकाउंट होता है उसका सेटलमेंट नॉर्म जो है इसको ईज़ी किया गया है, कि अगर कोई भी ब्रोकेज अकाउंट है, अगर वो 30 दिन तक इनएक्टिवेट रहता है, तो उस केस में कुछ रूल्स और रेगुलेशंस पहले अलग थे और अब कुछ अलग हो गए हैं। तो पहले तो हम समझते हैं कि ब्रोकेज अकाउंट होते कौन-कौन से हैं। अब ब्रोकेज अकाउंट वो अकाउंट रहते हैं जो कि इनएक्टिवेट रहते हैं 30 दिन तक। तो 30 कॉन्सेक्यूटिव दिन तक अगर इनएक्टिवेट रहे, मतलब कुछ बाइंग नहीं हो रही, कुछ सेलिंग नहीं हो रही, स्टॉक्स का, म्यूचुअल फंड का, तो उस केस में उसको बोला जाता है ब्रोकेज अकाउंट। जो इनएक्टिवेट अकाउंट्स रहते हैं, उनको बोला जाता है। तो पहले क्या था कि जो भी ब्रोकेज अकाउंट है, उसके लिए जो भी ब्रोकर है, उसको 3 वर्किंग डेज़ के अंदर ही जो भी फंड है क्लाइंट का, उसको वापस ट्रांसफ़र कर देना पड़ता था। जिसकी वज़ह से जो ये ब्रोकर है उसको हर बार चेक करते रहना पड़ता था कि कोई उसका जो भी क्लाइंट है वो इनएक्टिव तो नहीं है 30 कंसेक्यूटिव डेज़ तक, तो उसको हर दिन चेक करना पड़ता था। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेबी ने नया रूल लाया है। इसको एक छोटे से एग्ज़ाम्पल से समझते हैं, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। अब मान लीजिए कोई एक क्लाइंट है जो 1 जनवरी से ट्रेड नहीं कर रहा है, ठीक है? 1 जनवरी से ट्रेड नहीं कर रहा है, तो ब्रोकर को ह हर दिन चेक करना है, तो उसको 4 जनवरी में उसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा पैसा उसके अकाउंट में, ठीक है? 3 वर्किंग डेज़ में ही वापस से उसका जो भी पैसा है वो वापस ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। वैसे ही 2 जनवरी में कोई बंदा होगा जो भी ट्रेड नहीं कर रहा होगा, तो उसका जो भी फंड है उसको 5 जनवरी तक वापस से ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो ये चीज़ ना हो, इसी के लिए जो है सेबी ने नया रूल लाया है, जिसके अंतर्गत बोला गया है कि अगर 1 जनवरी में भी कोई अगर ट्रेड नहीं कर रहा हो, तो सेबी की तरफ से एक डेट रख दिया जाएगा। मान लीजिए 15 जनवरी डेट रख दिया, तो 15 जनवरी में जो भी जिन्होंने भी ट्रेड नहीं किया हो 30 कंसेक्यूटिव डेज़ तक, तो वो जो है ब्रोकर 1 दिन ट्रेड करेगा और उसी दिन जो है जो भी फंड है वो ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है? तो ये जो है नया रूल लाया गया है एज़ पर सेबी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको ध्यान देना और अच्छे से आप समझ गए होंगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट लॉन्चेस के ऊपर बढ़ते हैं। तो ये लॉन्चेस जो है टेबलर फॉर्मेट में आपको कंटेंट मिल जाएगा। तो इसमें आ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने लॉन्च किया है 8th एडिशन ऑफ नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। तो ये 8th एडिशन ऑफ नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन जो है, इसका काम होगा कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसको और बढ़ाया जाए, जिसके से इंडिया का एम भी है कि 2 बिलियन जो है 2030 तक जो है इंडिया ऑर्गेनिक फार्मिंग कर पाए। और अभी की बात करें तो एनुअली 500 से 5000 से लेके 6000 करोड़ का है। तो इसको जो है 2 बिलियन बनाने का टारगेट है 2030 तक। तो ये जो इवेंट था, जो 8th एडिशन हो रहा था, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था बाय एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। और इन्होंने कोलैबोरेट किया था फिस के साथ, मतलब कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ इन्होंने पार्टनर किया था, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट, एक 5G यूज केस टेस्ट लैब जो है लॉन्च किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा। तो ये दोनों का काम रहने वाला है कि प्रमोट करना 5G टेक्नोलॉजी को। तो 5G टेक्नोलॉजी को कैसे जो है कोल सेक्टर में प्रमोट कर पाए, तो इसी के लिए जो है ये 5G यूज केस टेस्ट लैब जो है लॉन्च किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइनिंग के द्वारा। तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल है, इन्होंने जो है ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डिज़ाइन किया गया है सेंटर माइनिंग प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड ने। जो ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो आपको दिख रहा होगा ना, 5G केस टेस्ट लैब जो है ये एक तरह का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। तो इसका काम होगा कि जो भी माइनिंग एरिया है वहाँ पे भी जो है 5G नेटवर्क दिया जाए। तो इसका यही काम रहने वाला है। नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़े तो जो तमिलनाडु मर्चेंट बैंक है, इन्होंने पार्टनर किया है बजाज ब्रोकिंग के साथ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी सेबी रिलेटेड या जो ब्रोकर रहते हैं, तो ये इसमें से एक बजाज ब्रोकिंग भी है, ठीक है? तो ये बजाज ब्रोकिंग और ये दोनों जो टीएमबी है, दोनों मिलके जो है 3 इन 1 अकाउंट सॉल्यूशन देने का काम करेंगे, जिसके अंतर्गत जो भी पर्सन है वो बैंकिंग, ब्रोकिंग और इन्वेस्टमेंट सर्विस तीनों जो है एक ही अकाउंट में ले सकता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो भी तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक के कस्टमर है वो ऑनलाइन ट्रेडिंग कर पाएँगे, और जो बजाज फाइनेंस है वो भी अपना डिजिटल जो सर्विस है वो बढ़ा पाएँगे आफ्टर लॉन्चिंग दिस अकाउंट। तो ब्रोकर्स फर्म का काम क्या रहता है, जो भी बाइंग और सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी रहता है बिटवीन द बायर और सेलर, उसके बीच में जो है ब्रोकर्स फर्म बीच में आते हैं, ठीक है? तो इनके अगर ये नहीं रहे, तो बायर और सेलर जो है ट्रेड ही ना कर पाए, ठीक है? तो इसके लिए जो है ब्रोकर जो है बीच में आते हैं, ब्रोकर जो भी फर्म्स होते हैं। तो उसमें से एक जो है ब्रोकर फर्म बजाज ब्रोकिंग है, इसे आपको ध्यान देनी है।
नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट अश्विनी विष्णोई की, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। तो इन्होंने 12 लोकेशन पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डीम्ड इंस्टीट्यूट लॉन्च किया है। और ये इंस्टीट्यूट की बात करें तो ये मोस्टली फोकस करता है सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर में। तो ऐसा अब टोटल 12 लोकेशन में ये इंस्टीट्यूट खुलने वाली है, जिसमें से 5 लोकेशन ऐसे हैं नॉर्थ ईस्ट में जो कि खुलने वाला है। तो उसमें से एक लोकेशन आपको याद रखना है, वो है ज़ारी रोड आसाम में। तो ज़ारी रोड आसाम में जो है ये इंस्टीट्यूट बनने वाला है। और ये इंस्टीट्यूट बनाने के लिए जो आसाम के गवर्नर है और जो आसाम के सीएम है हेमंता विश्व शर्मा जी, तो इनके साथ जो है इन्होंने अश्विनी वैष्णव जी ने पार्टनर किया है, ठीक है। तो ये सारे मिलके जो है ये इनिशिएटिव जो है लॉन्च किया नॉर्थ ईस्ट इंडिया आसाम में, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट जो है वो आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, जो कि जितेंद्र सिंह जी हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक भी है। तो इन्होंने इंडिया का जीनोम डेटा सेट जो है लॉन्च किया गया है। और ये लॉन्च किया गया जिसके अंतर्गत जो इंडिया का 10,000 जीनोम का टारगेट है। और ये कुछ 83 पॉपुलेशन ग्रुप से उठाया जाएगा और इसको स्टोर किया जाएगा इंडिया बायोलॉजिकल डेटा सेंटर पर फिरोजाबाद। ये याद रखना है आपको, फरीदाबाद में जो है इसको स्टोर किया जाएगा। फिरोजाबाद बोल दिया मैं, फरीदाबाद में इसको स्टोर किया जाएगा। तो इसके अंतर्गत अ, ये जो डेटा सेट होने वाला है ये रिसर्च करने में हेल्प करेगा और क्रिएट करने में हेल्प करेगा पॉपुलेशन स्पेसिफिक जीनोम टूल्स के लिए, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ में आता है। तो दूसरा जो लॉन्च किया वो क्या है, फ्रेमवर्क फॉर एक्सचेंज ऑफ डेटा प्रोटोकॉल। तो ये जो प्रोटोकॉल है ये आता है अंडर दी बायोटेक प्राइड गाइडलाइन के अंतर्गत। मैं इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इसके अंतर्गत जो भी है ये ट्रांसपेरेंट, फेयर और रिस्पॉन्सिबल शेयरिंग ऑफ डेटा स्पेसिफिक, नेशनल स्पेसिफिक डेटा होने वाला है, ठीक है। तो नेशनल स्पेसिफिक डेटा जो भी रहेगा उसको फेयरली और ट्रांसपेरेंटली कैसे ट्रांसफर किया जाए, तो उसके लिए जो है ये फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेटा को कैसे हम एथिकली और सिक्योरली जो है स्टोर कर पाए, उसी के लिए जो है एक प्रोटोकॉल लॉन्च किया है जिसका नाम है फ्रेमवर्क फॉर एक्सचेंज ऑफ डेटा प्रोटोकॉल। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना है। ये छोटे-छोटे लाइन हैं, ठीक है? ये सब आपको दिख रहे होंगे, ये छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन इस पॉइंट्स में आपको बहुत सारे अगर अच्छे से पढ़ोगे, तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। जैसे कि इसमें पहली चीज़ क्या है कि बायोटेक प्राइड गाइडलाइन, जो कि मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, तो वो इसके अंतर्गत आता है। दूसरी चीज़ ट्रांसपेरेंट रखने की बात की गई है। तीसरी चीज़ एथिकली और सिक्योरली डेटा प्रैक्टिस करने के लिए बात की गई है अंडर दिस फ्रेमवर्क। तो ये फ्रेमवर्क आपको दिखने में 3 लाइन का लग रहा होगा, पर ये 3 लाइन में ही आपको बहुत सारा डेटा मिल जाएगा। नेक्स्ट लोन लोन के ऊपर बढ़ते हैं। तो ये वर्ल्ड बैंक ने जो है कुछ 35 मिलियन का यूएस डॉलर लोन दिया गया है मेघालय के एजुकेशन को एनहांस करने के लिए। और ये कैसे एनहांस करेंगे, ये मेघालय मल्टी सेक्टर प्रोजेक्ट फॉर एडोलसेंस वेलबींग है, तो इसको जो है ये पैसा दिया गया है, जो कि इम्प्रूव करेगा मेघालय का जो एजुकेशन क्वालिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको। ये जो प्रोजेक्ट है इसका एम रहने वाला है कुछ 5 लाख एडोलसेंस जो भी रहेंगे उनको रोकने का, कि वो ड्रॉप आउट ना करें और पैसे के कारण जो है ड्रॉप आउट ना करे और अपनी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू रखे। और इसके साथ जो है जॉब अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करेगा। ये लोन की बात करें तो ये लोन जो है टोटल 15 साल लंबा लोन होने वाला है, जिसमें 5 साल का ग्रेस पीरियड भी रहेगा, मतलब ये 20 साल तक भी एक्सटेंड हो सकता है। तो ऐसा सेम लोन जो है झारखंड, तुनिशिया और बांग्लादेश को भी दिया गया है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान देने की, झारखंड, तुनिशिया और फिर बांग्लादेश को भी ऐसा सेम लोन दिया गया है। नेक्स्ट जो लोन दिया जा रहा है ये दिया जा रहा है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड के द्वारा। और ये कुछ रुपीस 21.28 बिलियन का देने जा रही है कि जो भी उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर बैठ पाए, ठीक है। तो जैसे आपको पता होगा कि पहले आया क्या, नॉर्मल मीटर आया था, उसके बाद डीजल मीटर आया और अब जो है स्मार्ट मीटर आ रहा है। तो ये स्मार्ट मीटर जो है स्टैब्लिश करने के लिए ये लोन दिया जा रहा है टू उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। तो उत्तर प्रदेश के जो गवर्नमेंट एजेंसी है इसका नाम है जीएमआर स्मार्ट डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये शायद से प्राइवेट एजेंसी है, तो ये प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो हमें क्या करना है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर आपको ये पता होना चाहिए कि जीएमआर स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को जो है ये पैसा दिया गया है कि ये जो है कुछ 7.75 मिलियन स्मार्ट मीटर स्टैब्लिश कर पाए अक्रॉस उत्तर प्रदेश। और इसकी इसके लिए जो है टोटल पैसे जो लगने वाले वो 34.67 बिलियन लगने वाले हैं, बट उसमें से जो है 21 बिलियन जो है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने दे दिया, और बाकी पैसे तो ये लोग उठा ही लेंगे यार। और बाकी चीज़ देखें तो ये मीटर जो भी एस्टैब्लिश होने वाला है ये एक तरह का 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है डिस्कॉम के साथ। और ये कवर करेगा, इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं एग्जाम के लिए, वाराणसी, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, फिर आगरा और अलीगढ़ के साथ जो है
ये कवर करेगा। तो इतना तो इम्पोर्टेंट है नहीं, इसमें ज़्यादा फोकस नहीं करना। आपको पता होना चाहिए कि स्मार्ट मीटर के लिए जो है जीएमआर स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को जो है ये पैसा दिया गया और किसने दिया है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है इंटरनेशनल मार्केट ने 1 बिलियन रुपए दी है। 1 बिलियन जो है यूएस डॉलर दिया गया है। किसको? ये दिया है एक्सिम बैंक को। एक्सिम बैंक का फुल फॉर्म अगर देखें तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। इसका मतलब जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में जो काम करते हैं वो बैंक है एक्सिम बैंक। और इनका काम रहता है कि ये जो पैसा दिया जा रहा है इसके अंतर्गत बोला जा रहा है कि ये फंड करेंगे जो भी फ्यूचर ग्लोबल प्रोजेक्ट्स है एक्सिम बैंक है उसके लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी कि एक्सिम बैंक के लिए स्पेशली इंटरनेशनल मार्केट ने जो है 1 बिलियन का जो है पैसे दिए गए हैं, 1 बिलियन यूएस डॉलर दिए गए हैं। नेक्स्ट मीटिंग के ऊपर बढ़े तो ये जो है फर्स्ट एवर इंडिया और मलेशिया का सिक्योरिटी डायलॉग मीटिंग था जो कि अजित डोभाल जी जो है हेड कर रहे थे। और ये जो मीटिंग हो रहा था ये नई दिल्ली में हो रहा था, जो कि इंडिया का जो डिफेंस और सिक्योरिटी टाइज है उसको स्ट्रेंथन करने का काम करेगा इंडिया और मलेशिया के बीच में। और इंडिया के इंडिया की तरफ से जैसे अजित डोभाल जी थे, तो वैसे ही जो मलेशिया के जो काउंटर पार्ट थे वो आप यहाँ से देख सकते हो। कुछ अबीदीन नाम के वो बंदे हैं जिन्होंने पार्टनर किया। ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं अबीदीन जो भी है, तो आपके लिए याद इतना याद रखना कि अजित डोभाल जी ने ये मीटिंग को हेड किया था। उसके बाद नेक्स्ट एमयू में बढ़े तो ये आ रहा है ग्रीन स्टैक हाइड्रोजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि नॉर्वे बेस्ड कंपनी है, और एक एस2 कैरियर एएस जो कि एक नॉर्वे बेस्ड ही कंपनी है। तो ये दोनों मिलके जो है ग्रीन हाइड्रोजन और एमोनियम प्रोजेक्ट हमारे इंडिया और श्रीलंका में बनाने जा रहे हैं, ठीक है। हमारे इंडिया में और श्रीलंका में बनाने जा रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने पार्टनर किया है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ। तो दोनों मिलके जो है सेमीकंडक्टर स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट डेवलपमेंट इकोसिस्टम जो है बनाने जा रहे हैं हमारे इंडिया में। तो ये जो भी स्किल डेवलपमेंट है उसमें काम करेंगे और डिप्लोमा प्रोवाइड किया जाएगा, सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, जो भी इस स्किल का पार्ट रहेंगे, ठीक है। तो ये भी जो डेवलपमेंट स्किल इकोसिस्टम का जो पार्ट रहेंगे उनको जो है ये सब प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके अंतर्गत एक वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा जिसको बोला जा रहा है सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्टिंग मार्केटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी। तो ये वर्कशॉप का नाम भी आपको याद रखना है कि इधर जो है ये वर्कशॉप भी होने वाला है। ये भी थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट में ही आता है ये एमयू भी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कोलैबोरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई का जो आरबीआई इनोवेशन हब है इन्होंने कोलैबोरेट किया है आईएम अहमदाबाद के साथ। तो आईएम अहमदाबाद का जो स्टार्टअप है आईएम वेंचर, तो उनके साथ जो है ये कोलैबोरेशन किया गया है। और आरबीआई और ये दोनों मिलके जो है थर्ड कोरेंट ऑफ सोनारी टेक्सप्रिट 3.0 प्रोग्राम जो है लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत जो भी वुमेन फिनटेक स्टार्टअप्स हैं उनको सपोर्ट करने का काम करेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी। इनिशियली जो वुमेन स्टार्टअप्स हैं उनको जो है सपोर्ट करने का काम करेगा, फिनटेक स्टार्टअप्स उनको सपोर्ट करने का काम करेगा। और कैसे जो है फाइनेंशियली जो है वुमेन हमारे इंडिया में क्वालिटी फाइनेंस देने का काम भी करेगा, ठीक। नेक्स्ट डिलीवरी के बारे में बात करें तो आईएनएस वक्सर जो है डिलीवर किया गया है, जो कि एक 6 स्कॉर्पियन सबमरीन है जो कि प्रोजेक्ट 75 के अंदर आता है। प्रोजेक्ट 75 के ऊपर ऑलरेडी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और अब जो है ये 6 जो है लॉन्च किया गया है। और अदर 5 की बात करें तो इसके अंतर्गत आईएनएस कलवारी लॉन्च किया गया है, किंधारी लॉन्च किया गया है, करच लॉन्च किया गया है, वेला लॉन्च किया गया है, वसगढ़ लॉन्च किया गया है। तो अब ये सब के भी नाम याद रखो कि प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत कौन कौन सी सबमरीन आती है। तो ये जो सबमरीन दिया जाएगा वो इंडियन नेवी को दिया जाएगा, और ये मज़गांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड जो है इसको बनाया है, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान देनी है। तो वज बक्सर की बात करें तो ये अप्रैल 2002 पे लॉन्च किया गया था, जो कि अंडरवर्ल्ड ट्रायल में था, और अब फाइनली इसको फुली लॉन्च कर दिया गया है और इसको इंडियन नेवी को सौंप दिया गया है ट्रायल के बाद, ठीक है। नेक्स्ट इंडेक्स के ऊपर बढ़े तो ये आ रहा है हार्ली का पासपोर्ट इंडेक्स। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हार्ली के पासपोर्ट इंडेक्स के हिसाब से इंडिया की रैंकिंग क्या है, इंडिया के आसपास जो कंट्रीज है उनकी रैंकिंग क्या है, ये सब पूछे जाते हैं। तो इस बार देखिए तो सिंगापुर ने टॉप मारा है और जापान ने जो है सेकंड नंबर पे आई है। तो सिंगापुर टॉप मारा है बिकॉज इधर जो है वीज़ा फ्री कंट्री जो है टोटल 195 कंट्रीज ऐसी जिसमें वीज़ा फ्री है, और जापान की बात करें तो 193 कंट्रीज ऐसी जिसमें वीज़ा फ्री है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया की रैंक जो है 85 आती है, और इंडिया के साथ जो दूसरी कंट्रीज़ है जैसे गुआनिया और फिर नाइजर, तो इसके साथ जो है 85 रैंक जो है इंडिया को दिया गया है। और इंडिया जो है टोटल 75 डेस्टिनी को फ्री वीज़ा डेस्टिनेशन को कवर करता है। अगर बॉटम 3 की बात करें तो अफ़गानिस्तान, सीरिया और इराक आता है बॉटम 3 में, और प्रीवियसली इंडिया की रैंक जो थी 80 थी 2024 में, ये चीज़ें भी आपको ध्यान देनी है। अगर हार्ली पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें तो ये जो है इंडेक्स क्रिएट किया गया है बाय क्रिलन जी के द्वारा, जो कि
क्रिस्टियन क्रिलन है और इन्होंने टोटल एक 199 पासपोर्ट को जो है कंपेयर किया और उसके बेसिस पे जो है सिंगापुर को फर्स्ट रैंक दिया है। और ये डेटा कहाँ से लिया जाता है? ये डेटा लिया जाता है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा। तो ये इधर से जो है डेटा लिया जाता है और उसके बेसिस पे ही ये रैंकिंग की जाती है। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान देनी है कि कहाँ से ये डेटा ली जाती है। नेक्स्ट कुछ अपॉइंटमेंट पढ़ते हैं, तो ये आ रहा है अंजू बॉबी गोल्स। तो ये जो है लॉन्ग जंपर है जिनको एज अ चेयरपर्सन बनाया गया है एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया का, इंडिया एथलीट कमीशन का। तो अंजू जी जो है ये लॉन्ग जंपर है, इसमें मेरे को ऑलरेडी बताया। तो इनके साथ जो इम्पोर्टेंट पर्सन है उनका नाम याद रखना है नीरज चोपड़ा जी। तो नीरज चोपड़ा जी भी जो एथलीट कमीशन है इसके मेंबर बने हैं। तो इसमें टोटल 6 वुमेन है और 3 मैन है, तो उसमें से एक नीरज चोपड़ा जी जो है इसके मेंबर है, आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है जो कि स्वामीनाथन के बारे में पता होगा कि इसरो के चेयरपर्सन थे, तो इनको जो है रिप्लेस कर दिया गया है और अब नए चेयरपर्सन बन गए हैं वी नारायणन जी। तो ये जो है 11 चेयरपर्सन है ऑफ ऑफ इसरो, इनको 2 साल के लिए जो है अपॉइंट किया गया है। इनकी जो है अपॉइंटमेंट अप्रूव की गई है बाय अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट के द्वारा। और इनके बारे में बात करें तो अभी के लिए करंटली ये एज अ सर्व कर रहे थे डायरेक्टर ऑफ लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर जो कि केरला में है यहाँ पे। तो ये आपको ध्यान देंगे। नेक्स्ट चले तो आपको इनका नाम देख के तो समझ ही आ गया होगा ये है कौन, CS छेत्री जी। तो ये जो है अभी करेंटली चेयरपर्सन है SBI के। तो इनको जो है गवर्निंग काउंसिल मेंबर बनाया गया है ऑफ नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ट्रस्ट लिमिटेड का। तो इन्होंने रिप्लेस कर दिया जो भी फॉर्मर चेयरपर्सन थे दिनेश खारा जी, SBI के चेयरपर्सन, इनको जो है रिप्लेस कर दिया है। इसी के साथ जो उदय कोटक जी है जो फाउंडर है कोटक महिंद्रा बैंक के, तो इन्होंने जो है रिप्लेस कर दिया है जो अर्जुन कैपिटल कैपिटल के जो चेयरपर्सन थे। तो ये दोनों पर्सन जो है मेंबर बने हैं, गवर्निंग काउंसिल के मेंबर बने हैं, ये सबको ध्यान देनी है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा कुछ पढ़ लेते हैं क्या है ये इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ट्रस्टी लिमिटेड। तो इसको जो है इस्टेब्लिश किया था दिसंबर 2015 में। इसका फोकस रहता है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको फाइनेंस करने का। इसके अंतर्गत टोटल 6 मेंबर्स होते हैं और इसको जो हेड करते हैं वो हमारे फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी हेड करते हैं। और बाकी आप देख सकते हो कि 6 लोगों में से आपको 2 लोगों का नाम आपको बता दिया है। बाकी इतने पॉइंट है नहीं क्योंकि रिसेंटली ये 2 अपॉइंट हुए हैं, तो यहीं से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज़्यादा डीप पे बताने की जरूरत नहीं इसमें। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है। नेक्स्ट भी एक तरह का स्पोर्ट्स का अपॉइंटमेंट है जो कि है बहादुर सिंह सप्रू जी के द्वारा। ठीक है, तो ये जो है फॉर्मल इंडिया शॉर्ट पुटर है जिन्होंने एशियन गोल्ड मेडल भी जीता हुआ है। ठीक है, एशियन गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता हुआ है। तो इनको अपॉइंट किया गया है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया 4 साल के लिए। तो इनकी बात करें तो इनको जो है अभी ये अपॉइंटमेंट की गई चंडीगढ़ में। और एक और अपॉइंटमेंट हुई है वो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और 2 अपॉइंटमेंट हुए, एक नहीं 2 अपॉइंटमेंट हुए वो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको भी कवर कर लेते हैं। एक है स्टैनली जोनस। तो ये जो है तेलंगाना से आता है, इनको जो है न्यू ट्रेजरर बनाया गया है एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया का। और उसके बाद बात करें तो सिकदार जी, तो सिकदार जी को जो जॉइंट सेक्रेटरी बनाया गया। तो ये 2 पर्सन के नाम भी आपको याद रखना है बहादुर सिंह के साथ। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नहीं चलते हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। ये जो है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक मैच खेला जाता है जिसको बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी बोला जाता है। तो ये सिडनी ऑस्ट्रेलिया में खेला जा रहा था जिसमें ऑस्ट्रेलिया जीत गई और इंडिया को हरा दिया। ठीक है, तो ये फर्स्ट एवर ऑस्ट्रेलिया जीती है 10 साल में। अब तक जो है इंडिया कंटिन्यूसली 10 साल तक जीतती आई थी, लेकिन अब जो है ऑस्ट्रेलिया ने फर्स्ट एवर जीती है। ठीक है, तो 2014-15 में जो है इंडिया ने 2014-15 में इंडिया पहली बार हारी थी और उसके बाद कंटिन्यूसली जीतती गई और अब जो है ऑस्ट्रेलिया जीती है। तो इसमें कुछ रिकॉर्ड्स भी बनाए गए हैं जैसे कि बुमराह को जो है क्विटेस्ट इंडियन बनाया है जिन्होंने 200 टेस्ट विकेट लिया गया है। ठीक है, और इनकी बात करें इन्होंने इनको नेम भी किया गया एज अ प्लेयर ऑफ सीरीज का। तो ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऋषभ पंत को बोला गया कि सबसे ज़्यादा 50 मारने वाले ऑस्ट्रेलिया में ऋषभ पंत बन चुके हैं। अगर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की बात करें, ये एक तरह प्रेस्टिजियस क्रिकेट का सीरीज है जिसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला जाता है और ये 2 पर्सन के नाम पे ये जो है ट्रॉफी रखी गई है। और ये ऑस्ट्रेलिया के जो अलन बॉर्डर हैं उनके नाम पे और सुनील गावस्कर, इनके बारे में तो आपको पता ही होगा। तो ये 2 पर्सन के ऊपर ही जो है ये ट्रॉफी रखी गई है। तो ये हो गया हमारा डेली करंट अफेयर्स
13 जनवरी का। मैं होप करता हूँ जो मैंने आपको समझाया आपको समझ आया। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप इस वाले टेलीग्राम ग्रुप में जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो अच्छा तो लाइक कर देना और ऐसी कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल। अभी के लिए हम इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।